We have a new video, new lecture on a new topic, that is weak acid or bases buffer cells and tissues against pH changes. So the intracellular and extracellular fluid of multicellular organism have a characteristic and nearly constant pH. The organism first line of defense against changes in internal pH is provided by buffer system. तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है जिनमें जो पहला लाइन है, जो पहला डिफेंस अगेंस्ट है, वो इंटरनल पीएच के अगेंस्ट होता है उस बफर सिस्टम का. द साइटोप्लाज्म ऑफ मोस्ट सेल कंटेन हाई कंसनट्रेशन ऑफ प्रोटीन. तो जो साइटोप्लाज्म होता है सेल्स का, उसमें क्या होता है, बहुत हाई कंसनट्रेशन होता है प्रोटीन का, विच कंटेन मैनी अम्यूनो एसिड विद फंक्शनल ग्रुप्स दैट आर वीक एसिड्स और वीक बेस. तो ये जो अम्यूनो एसिड्स होते हैं, हमने जैसे पढ़ा था, अम्यूनो एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है कि सी है, इसमें एक OH ग्रुप है, एक NH3 ग्रुप है, एक H+ है, और ये जो R ग्रुप है ये क्या है, ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कंटेन करता है. सो फॉर एग्जाम्पल द साइड चेन ऑफ हेस्टिडीन. तो जो साइड चेन होती है हेस्टिडीन की, उसका जो PKA होता है वो प्रोटीन वो कितना होता है, 6 होता है. तो जो प्रोटीन है हिस्टिडीन के रेसिड्यू का, वो बफर इफेक्ट को, मतलब वो नियरली क्या है, न्यूट्रल है. सो न्यूक्लियोटाइड सच एज ATP एज वेल एज मैनी लोअर मोलिकुलर वेट मेटाबोलाइट्स कंटेन आयनाइजेबल ग्रुप दैट आर कंट्रीब्यूटिंग बफरिंग पावर टू द साइटोप्लाज्म. तो बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जैसे कि ATP हो गया, या फिर जो लोअर मॉलिक्यूलर वेट के मेटाबोलाइट्स होते हैं जिनमें आयनाइजेबल ग्रुप होता है. तो वो इस चीज़ को कंट्रीब्यूट करते हैं कि जो बफर है, जो साइटोप्लाज्म में जो बफर है वो क्या रहे, थोड़ा मतलब बफर रहे उस सोल्यूशन का. So some highly specialized organelles and extracellular compartments have high concentration of compounds that contribute buffering capacity. तो ये जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल्स होते हैं या फिर जो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट्स होते हैं, उनके पास हाई कंसंट्रेशन होता है कंपाउंड्स का. तो वो जो हाई कंसंट्रेशन होता है कंपाउंड्स का, वो इस चीज़ में कंट्रीब्यूट करता है कि जो बफरिंग कैपेसिटी है, दैट इज़ ऑर्गेनिक एसिड बफर जो होते हैं, जैसे वैक्यूल्स होते हैं प्लांट सेल में, और जो वैक्यूल्स की आउटरमोस्ट जो लेयर होती है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है टोनोप्लास्ट. इट्स टोनोप्लास्ट. तो ये जो होती है प्लांट्स की सेल्स में अमोनिया बफर यूरिन. तो अमोनिया क्या होता है, बाहर निकलता है हमारी बॉडी से, क्या बनाता है, जो मतलब बफर बना के रखती है किडनी हमारे ब्लड का जो pH है वो मेंटेन करके रखती है. तो हमारे पास एक बॉक्स दिया हुआ है, इसमें हमें कुछ क्वेश्चंस, मतलब हम कुछ इक्वेशंस हैं जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था. वो था हेज़ल-बैच इक्वेशन. तो अब उसको अप्लाई करके यहाँ पे इन्होंने दिया है. तो अब इसमें क्या करना है कि कैलकुलेट द PKA ऑफ लैक्टिक एसिड. तो हमें जो PKA वैल्यू है लैक्टिक एसिड की, हमें वो कैलकुलेट करनी है. हमें यहाँ पे दिया हुआ है जो कंसंट्रेशन है लैक्टिक एसिड का वो, और जो कंसंट्रेशन है लैक्टेट का वो, और हमें pH दिया हुआ है, और हमें PKA कैलकुलेट करना है. तो अब अगर मुझे PKA कैलकुलेट करना है तो मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर दूँगी, तो मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर दूँगी और इसको यहाँ शिफ्ट कर दूँगी. तो मैंने यही किया. ये जो है ये लैक्टेट है और ये लैक्टिक एसिड है. तो अब जो pH है, हमने वो pH यहाँ पे रखा, और फिर हमने क्या किया, जो लैक्टेट है उसकी कंसंट्रेशन रखी और लैक्टिक एसिड की रखी. तो ये आया हमारे पास, जो कि ये है, मतलब जो आंसर है. Then we have the next, which is calculate the pH of mixture of 0.10 m एसिटिक एसिड और फिर 0.20 सोडियम एसिटेट का. जो PKA है एसिटिक एसिड का, वो 4.76 दिया है. तो हम वापस से इसी इक्वेशन में रखेंगे. हमने लॉग को सॉल्व किया तो ये 2 आ गया. लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.30. तो हमारा ये आंसर है. नेक्स्ट हमारे पास हमें एक रेशियो दिया है एसीटेट और एसिटिक एसिड का बफर सिस्टम में. तो ये उसका pH है और हमको PKA कैलकुलेट करना है. तो हम मतलब हमें उसका कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है, हमें pH दिया हुआ है.
ठीक है, और हमें दिया हुआ है ये, तो अब हम इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे, तो ये आ गया पी के ए जो है हमारा वो क्या है, वो है 4.76। ठीक है, हमने वो रख दिया। पीएच हमें दिया हुआ है, हमने उसे सब्सट्रैक्ट किया और ये जो एंटी लॉग है फिर इसको कैलकुलेट करके हमारी इक्वेशन आ गई। ओके, सो दिस इज व्हाट इट्स रिटर्न। तो ये अमोनिया बफर यूरिन में जैसे यूज होता है। ओके, सो देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज two especially important biological buffer are the phosphate and bicarbonate system। तो हमारे जो दो इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल बफर्स होते हैं जैसे कि फॉस्फेट हो गया या बाइकार्बोनेट हो गया, तो ये बाइकार्बोनेट सिस्टम है। तो जो द फॉस्फेट बफर सिस्टम विच एक्ट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल सेल्स कंसिस्ट ऑफ H2PO4 नेगेटिव एज प्रोटोन डोनर एंड HPO4 नेगेटिव एज प्रोटोन एक्सेप्टर। तो ये जो फॉस्फेट होता है बफर सिस्टम का, जो कि एक्ट करता है साइटोप्लाज्म की तरह, जो साइटोप्लाज्म में जो कि H2PO4 का कंसिस्ट करता है, तो ये एक प्रोटोन डोनर होता है, और जो HPO4 नेगेटिव होता है वो एक प्रोटोन एक्सेप्टर की तरीके से काम करता है। तो हमें ये फिगर दिया हुआ है। द फॉस्फेट बफर सिस्टम इज मैक्सिमली इफेक्टिव एट अ pH क्लोज टू इट्स pKa। तो अभी जो फॉस्फेट बफर होता है ये मैक्सिमम होता है, मतलब मैक्सिमम इफेक्टिव होता है ये उस पीएच में जो कि pKa 6.86 होता है, एंड दस टेंड टू रेजिस्ट पीएच चेंज इन द रेंज बिटवीन अबाउट 5.9 एंड 7.9। तो ये जो पीएच चेंज है ये इस रेंज में क्या होता है, ये रेजिस्ट कर लेता है इसको। सो इट इज़ देयरफॉर एन इफेक्टिव बफर इन बायोलॉजिकल फ्लूइड। तो ये एक इफेक्टिव बफर होता है बायोलॉजिकल फ्लूइड में, जैसे कि जो मैमल्स हैं उनमें। तो फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड मोस्ट साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट्स हैव अ पीएच इन द रेंज ऑफ 6.9 टू 7.4। तो अब हमारा जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, जो मोस्ट जो साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट है, उसमें जो पीएच है वो कितने से कितने तक रेंज करती है, वो 6.9 से 7.4 तक रेंज करती है। Then blood plasma is buffered in part by the bicarbonate system, consist of carbonic acid as proton donor and bicarbonate as proton acceptor। तो ये जो बॉडी में जो प्लाज्मा होता है, जो बफर्ड होता है बाइकार्बोनेट सिस्टम का, वो H2CO3 का होता है। ठीक है, और ये जो प्रोटोन है, ये जो बाइकार्बोनेट HCO3 प्रोटोन एक्सेप्टर है। तो जो K1 है ये क्या है, ये H+HCO3 नेगेटिव H2CO3, मतलब ये इक्वेशन है। सो दिस बफर सिस्टम इज़ मोर कॉम्प्लेक्स देन अदर कंजुगेट एसिड बेस पेयर। तो ये जो बफर सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है कंजुगेट एसिड बेस पेयर के लिए, बिकॉज वन ऑफ इट्स कंपोनेंट कार्बोनिक एसिड। तो इसका एक जो कंपोनेंट है जैसे कार्बोनिक एसिड, वो जब डिसॉल्व हो रहा है तो ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की जो ये इक्वेशन है ये इस तरीके से आ जाएगी। नाउ वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस अंडर नॉर्मल कंडीशन एंड द कंसनट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड CO2 इज द रिजल्ट ऑफ इक्विलिब्रिया विद CO2 ऑफ द गैसेस फेज। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो नॉर्मल कंडीशन में क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है। जो CO2 है वो डिसॉल्व हो रही है गैसेस फेज में। तो K3 ये हो गया। The pH of bicarbonate buffer system depends on the concentration of H2CO3 and HCO3। तो ऑब्वियसली अगर किसी भी कोई भी pH है किसी भी बाइकार्बोनेट बफर का, तो वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जो कंसनट्रेशन है H2CO3 की या HCO3 की, एक प्रोटोन डोनर और प्रोटोन जो एक्सेप्टर कंपोनेंट्स होते हैं उनमें। The concentration of H2CO3 in turn depends on the concentration of dissolved CO2। तो अब ये जो कंसनट्रेशन है H2CO3 की, ये कंसनट्रेशन पे डिपेंड करती है CO2 की, विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन कंसनट्रेशन ऑफ CO2 इन द गैस फेज। तो अब ये जो गैस फेज की जो कंसनट्रेशन होती है, जो पार्शियल प्रेशर होता है CO2 का,
Thus, the pH of a bicarbonate buffer exposed to a gas phase is ultimately determined by the concentration of HCO3. तो अब ये जो pH होता है एक बाइकार्बोनेट बफर का, जब हम उसे एक्सपोज करते हैं गैसियस फेज में, तो ये अल्टीमेटली जो कंसनट्रेशन होती है CO3 की in the aqueous phase and the partial pressure of CO2 is the gaseous phase. अब हमारे पास नेक्स्ट है ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा नॉर्मली हैज़ अ pH ऑफ 7.4. तो जो ह्यूमन का ब्लड का प्लाज्मा होता है वो नॉर्मली 7.4 pH का होता है. Should the pH regulating mechanism fail or be overwhelmed, as may happen in several uncontrolled diabetes. तो अगर जैसे डायबिटीज़ का केस है उसमें क्या होता है, एसिडोसिस हो जाता है, यानी कि जो पीएच है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, वो एसिडिक हो जाता है. तो इस पोजीशन में क्या होता है, जो सेल्स हो जाती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, तो और क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है सेल्स की. सो इन अदर डिजीजेस द पीएच में राइज टू लीथल लेवल्स, और कुछ केसेस में क्या होता है पीएच बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. ठीक है, उन केसेस में क्या होता है, ऑल्दो मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पीएच. तो ये जो पीएच होता है इसमें बहुत सारे जो सेल्स के फैक्टर हैं, स्ट्रक्चर हैं, वो क्या है, इन्फ्लुएंस्ड हैं. इट इज़ कैटालिस्टिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स दैट इज स्पेशली सेंसिटिव. तो ये जो पीएच में जो कैटालिटिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ये एंजाइम जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इसके लिए. एंजाइम्स टिपिकली शो मैक्सिमल कैटालिटिक एक्टिविटीज़ एट अ कैरेक्टरिस्टिक पीएच कॉल्ड पीएच ऑप्टिमम. तो ये जो एंजाइम्स होते हैं टिपिकली उनमें क्या होता है, ये कैटालिटिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो हमें कैरेक्टरिस्टिक जो पीएच है उससे मतलब शोन है. सो ऑन आइदर साइड ऑफ द ऑप्टिमम पीएच देयर कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफन डिक्लाइंस शार्पली. तो अब ये जो कैटालिटिक एक्टिविटीज़ होती हैं एक ऑप्टिमम पीएच में, वो क्या होती हैं, वो डिक्लाइन करती, मतलब वो कम होती, मतलब वो डिक्लाइन करती हैं, यानी ख़त्म होती रहती हैं वो एक ऑप्टिमम पीएच में. सो दस अ स्मॉल चेंज इन पीएच कैन मेक अ लार्ज डिफरेंस इन द रेट ऑफ सम क्रूशियल एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस. तो कुछ स्मॉल जो चेंजेस होते हैं पीएच में वो बहुत बड़ा क्या करते हैं, वो डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं जो क्रूशियल एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस होती हैं उसमें. सो बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पीएच ऑफ सेल्स एंड बॉडी फ्लूइड इज देयरफॉर ऑफ सेंट्रल इम्पॉर्टेंस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर एक्टिविटीज़. तो ये जो बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है पीएच का, मतलब सेल के पीएच को जो कंट्रोल करता है या बॉडी फ्लूइड को, वो किससे, मतलब वो सेंट्रली किससे इम्पोर्टेंट होता है, वो मेटाबॉलिज्म और जो सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उन एक्सपेक्ट्स में क्या होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है. तो नाउ वी हैव द समरी. तो हमें दिया है अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, हमें एक वीक एसिड का मिक्सचर दिया है, या हम उसको बेस भी कह सकते हैं. एंड इट सॉल्ट resist change in pH caused by the addition of H plus और OH negative. तो अब ये जो चेंजेस हैं पीएच में ये इस वजह से हुए हैं कि जो एडिशन है H प्लस का और पीएच OH नेगेटिव का. सो द मिक्सचर दस फंक्शन एज बफर. तो ये जो मिक्सचर है वो एक किसकी तरीके से काम कर रहा है, वो बफर की तरीके से काम कर रहा है. The pH of a solution of a weak acid or base and its salt is given by Hazel-Bach equation. तो ये है इनकी जो इक्वेशन होती है, इससे हम pH जो है एक सोल्यूशन का, हम वीक एसिड या वीक बेस का हम शो कर सकते हैं. In cells and tissue, phosphate and bicarbonate buffer system maintain intracellular and extracellular fluid at their optimum, that is physiological pH. तो एक लिविंग सेल और टिश्यू में जो बाइकार्बोनेट होते हैं और जो फॉस्फेट होते हैं ये काम करते हैं पीएच के मेंटेनेंस का. तो ये जो यूजुअली जो क्लोज ये pH 7 तक ये जो होते हैं ये बहुत क्लोज होते हैं. जो एंजाइम्स होते हैं वो जनरली ऑप्टिमम पीएच में काम करते हैं, इस ऑप्टिमम पीएच में काम करते हैं. सो वी हैव दिस कंप्लीट. नाउ वी हैव बायोकेमिस्ट्री इन मेडिसिन. तो अब बायोकेमिस्ट्री को हम मेडिसिन में कैसे यूज़ करते हैं. तो हमारे पास बॉडी, लंग्स और जो बफर है वो उस बारे में हम डिस्कस करेंगे. द बाइकार्बोनेट बफर. बाइकार्बोनेट बफर क्या होता है.
इन एनिमल्स विथ लंग्स, अब जैसे कुछ एनिमल्स हैं जिनमें लंग्स प्रेजेंट हैं, द बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम इज़ एन इफेक्टिव फिजियोलॉजिकल बफर नियर pH 7.4। तो ये जो इफेक्टिव फिजियोलॉजिकल बफर है वो 7.4 pH तक होता है, बिकॉज द H2CO3 ऑफ blood plasma is in equilibrium with a large reserve capacity of CO2। क्योंकि ये जो H2CO3 होता है ब्लड प्लाज्मा में, वो उसके पास एक रिजर्व कैपेसिटी, मतलब वो क्या करता है, वो बेसिकली वो CO2 के साथ बाइंड करता है और उसको लंग्स में लेके जाता है इन द एयर स्पेस ऑफ द लंग्स। सो दिस बफर सिस्टम इन्वॉल्व्स 3 रिवर्सिबल इक्विलिब्रिया। तो अब इसमें क्या होता है, इस सिस्टम में 3 रिवर्सिबल रिएक्शंस हो सकती हैं। एक तो जो CO2 है जो लंग्स में प्रेजेंट है उसके साथ ये रिवर्सिबल मतलब रिएक्शंस करके कुछ कुछ बनाता है कार्बोनेट और प्लाज्मा में। When H plus from lactic acid produced in muscles tissue during vigorous exercise, हम जैसे कि हमारी जो मसल्स होती हैं जब हम विगरस एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद क्या होता है, लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है, तो इससे क्या होता है वहाँ पे दर्द होने लगता है हमको। सो इज एडेड टू ब्लड एज इट पासिस थ्रू द टिश्यू। रिएक्शन 1 प्रोसीड्स टुवर्ड्स अ न्यू इक्विलिब्रिया। तो thus दिस इंक्रीज द कंसनट्रेशन ऑफ CO2 इन द ब्लड प्लाज्मा। फिर इससे क्या होता है, जो CO2 का प्रेशर है वो इंक्रीज़ होता है हमारे लंग्स में और हम क्या करते हैं, हम बाहर एक्सहेल करते हैं CO2 को। कन्वर्सली तो जो pH है हमारे ब्लड प्लाज्मा का वो रेज हो जाता है अमोनिया की प्रोडक्शन की वजह से। तो इससे क्या होता है, जो H+ कंसनट्रेशन है ब्लड प्लाज्मा की वो कम होती है। तो क्या होता है, कम करने के लिए ये डिसोसिएशन होता है H2CO3 का H+ और HCH CO3 नेगेटिव में। तो इससे क्या होता है, जो CO2 होती है वो लंग्स से वापस डिसॉल्व होती है ब्लड प्लाज्मा में। और ये जो रेट है रिएक्शन, मतलब ये जो एक्सहेलिंग और इनहेलिंग की प्रोसेस है ये इसी इक्विलिब्रियम की वजह से क्या होती है, बैलेंस होती है। तो हमें यहाँ पे दी हुई है ये रिएक्शन। तो हमें CO2 है एयर स्पेस में, ये हमारी गैसियस फेस मतलब जो लंग्स की वो है, तो ये क्या है, ये बाइकार्बोनेट बफर की फॉर्मेशन कर रही है ब्लड प्लाज्मा में लंग कैपिलरीज के थ्रू। क्योंकि ये जो कंसंट्रेशन है डिसॉल्व्ड CO2 का वो एडजस्ट करता है रैपिडली, जो चेंज है इनके रैपिड चेंजेस को। तो अब ये जो CO2 है गैसेस की, ये CO2 बना रही है, तो ये H2CO3 में से क्या है, H2 और H2 रिमूव हो रहा है और ये क्या है, H+ और HCO3 नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है ब्लड कैपिलरीज के अंदर। नाउ वी हैव वाटर एज रिएक्टेंट एंड आफ्टर दैट वी विल कॉल इट अ डे। और हमारा ये जो टॉपिक है वाटर का, जो चैप्टर है हमारा, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो नाउ वी हैव वाटर as reactant. So water is not just the solvent in which the chemical reactions of living cells occur. तो water सिर्फ एक solvent नहीं होता है जिसमें जो chemical reactions हैं living cells की वो हो रही हैं. It is very often a direct participant in those reactions. ये क्या है, ये basically direct पार्टिसिपेट करता है उन रिएक्शंस में। द फॉर्मेशन ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शंस। तो ये जो फॉर्मेशन है ATP की, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, ये बेसिकली कंडेंसेशन रिएक्शन से होती है इन विच द एलिमेंट्स ऑफ वाटर आर एलिमिनेटेड। इसमें क्या होता है, पानी बेसिकली एलिमिनेट हो जाता है। द रिवर्स ऑफ दिस रिएक्शन क्लीवेज explained by the addition of elements of water is a hydrolysis reaction। और ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है इसको हम हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन कहते हैं। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंजाइमेटिक डीपॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोटीन। और ये जो हाइड्रोलाइसिस है रिएक्शन की, वो किस चीज़ में, मतलब ये इस चीज़ में रिस्पॉन्सिबल होती है कि ये जो एंजाइमेटिक डीपोलराइजेशन है वो करा रही है प्रोटीन्स का या कार्बोहाइड्रेट्स का या न्यूक्लिक एसिड्स का। सो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय एंजाइम कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। तो ये हाइड्रोलिटिक जो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है, ये जो एंजाइम है जैसे हाइड्रोलेज है, इनकी वजह से क्या होती है, ये कैटलाइज होती हैं।
सो ये बेसिकली क्या होती है, इनवेरिएबल एक्सर्जेनिक यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं. द फॉर्मेशन ऑफ सेल्यूलर पॉलीमर फ्रॉम देयर सब यूनिट्स बाय सिंपल रिवर्सल ऑफ हाइड्रोलाइसिस. तो ये जो पॉलीमर, जो सेल्यूलर पॉलीमर्स हैं, ये बेसिकली किससे बन रहे हैं, सब यूनिट से बन रहे हैं. सिंपल रिवर्सिबल जो रिवर्सल होते हैं हाइड्रोलाइसिस के, उनसे. दैट इज़ बाय कंडेंसेशन रिएक्शंस. तो ये जो कंडेंसेशन रिएक्शंस हैं वो इन्वॉल्व हो रही हैं. तो ये क्या हो सकती हैं, ये इंडोथर्मिक हो सकती हैं, एंड देयरफॉर डज नॉट अकर as we shall see cells circumvent these thermodynamic obstacles by coupling endogenic condensation reactions to exergenic processes such as breakage of anhydride bond in ATP. So let's get started with this, that you are consuming oxygen as you read. वी होप, मतलब ये एक लाइटर नोट पे लिखा हुआ है. तो हम क्या कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं. हम वाटर और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एज अ एंड प्रोडक्ट हम क्या कर रहे हैं, हम रिमूव करते हैं. क्योंकि जो ग्लूकोज होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है एज अ फ्यूल. तो हमारी जो ओवरऑल रिएक्शन होती है, हम उसको इस तरीके से सम अप कर सकते हैं, दैट ग्लूकोज प्लस CO2 प्लस O2 इट रिमूव्स आउट वाटर और थोड़ा सा CO2. तो ये जो वाटर रिलीज होता है इसको हम मेटाबॉलिक वाटर कहते हैं. सो द मेटाबॉलिक वाटर फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड स्टोर्ड फैट्स इज एक्चुअली इनफ टू अलाउ सम एनिमल्स इन वेरी ड्राई हैबिटेट्स. तो कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि कंगारू रैट्स हो गए, कैमल्स हो गए, गैरबिल्स हो गए. इनको क्या होता है ना, एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसी मेटाबॉलिक वाटर को यूज़ करके अपना काम चला लेते हैं अपना सर्वाइवल के लिए. और मतलब काफ़ी टाइम तक ये बिना पानी के ज़िंदा रह सकते हैं. द CO2 प्रोड्यूस्ड बाय ग्लूकोज ऑक्सीडेशन इज़ कन्वर्टेड इन इरिथ्रोसाइट्स. तो ये जो CO2 है, ये ग्लूकोज ऑक्सीडेशन से जो CO2 प्रोड्यूस हो रही है, ये क्या होती है ना, ये HCO3 नेगेटिव के साथ बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होती है. तो ये क्या करती है, ये रिएक्शन में कैटलाइज करती है रिएक्शन को. और ये जो एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, इसकी प्रेजेंस में ये इसमें HCO3 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है और वो वापस उससे CO2 में भी कन्वर्ट हो सकती है. सो इन दिस रिएक्शन वाटर नॉट ओनली इन is a substrate but also functional in proton transfer by forming a network of hydrogen bond water molecule through which the electron hopping occurs. तो अब ये जो वाटर है ये सिर्फ एक सबस्ट्रेट का काम नहीं कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है, ये प्रोटोन ट्रांसफ़र का भी काम कर रहा है. हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें. Green plants and algae use the energy of sunlight to split water in the process of photosynthesis. तो अब जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं या फिर जो एल्गी होती है वो क्या करती है, वो एनर्जी को कंज्यूम करती है, मतलब एनर्जी को यूज़ करती है और वाटर को स्प्लिट करती है. सो इन दिस रिएक्शन अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग सीरीज़, तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सपेक्टिंग सीरीज़ है जो टिपिकली एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में होती है. और जो ये वाटर है ये किसकी तरीके से सर्व कर रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनर की तरीके से सर्व करता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन सीक्वेंस में. दैट इज़ फंडामेंटल टू ऑल लाइफ्स. तो ये जितनी भी लाइफ्स हैं उन सब के लिए क्या होती है, ये फंडामेंटल नीड होती है. तो नाउ वी हैव द समरी. तो समरी इसकी यही है कि जो वाटर है वो सॉल्वेंट की तरीके से भी इस्तेमाल होता है जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनको कराने में. और ये जो रिएक्टेंट है ये बहुत सारी बायोकेमिकल प्रोसेसेस जैसे कि हाइड्रोलिसिस या कंडेंसेशन या ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव रिएक्शंस में भी काम करती है. नाउ वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ द फिटनेस ऑफ एक्वस एनवायरनमेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म. So organisms have effectively adapted to their aqueous environment. जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने एक्वस एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट कर लेते हैं और ये क्या करते हैं, ये इवॉल्व करते हैं कुछ एक्सप्लॉइटिंग जो अनयूजुअल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वाटर के साथ. द हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, जो हाई स्पेसिफिक हीट होती है वाटर की, जो हमें 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस में राइज करने के लिए चाहिए होती है, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है सेल्स के लिए और ऑर्गेनिज्म के लिए.
बिकॉज इट अलाउज वाटर टू एक्ट एज अ हीट बफर। तो अब ये किसकी तरीके से यूज़ होता है, हीट बफर की तरीके से ये पानी यूज़ होता है। कीपिंग द टेम्परेचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिलेटिवली कॉन्स्टेंट एज टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग फ्लक्चुएट्स। तो जैसे अगर आसपास का टेम्परेचर ज़्यादा भी हो रहा है तो भी ये क्या करेगा, उस टेम्परेचर को कम करेगा, उसकी सराउंडिंग के टेम्परेचर को, जो फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर है, और एक कांस्टेंट बना के रखेगा। एंड एज हीट इज़ जनरेटेड एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, और इवन उस हीट को भी जो वो जनरेट करता है अपनी बाय मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में। Furthermore, some vertebrates exploits the high heat of vaporization of water by using excess body heat by evaporating sweat। तो अब जैसे हम हैं, हम वर्टिब्रेट्स में आते हैं, ह्यूमंस में स्वेटिंग होने लग जाती है जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो ये स्वेटिंग से क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है बॉडी में। सो द हाई डिग्री ऑफ internal cohesion of water, of liquid water due to hydrogen bonding is exploited by plants as means of transportation during nutrient from roots to the leaves during the process of transpiration। अब यही जो प्रॉपर्टी है वाटर की वो प्लांट्स यूज़ करते हैं, ट्रांसपिरेशन कराते हैं और रूट्स से अपनी लीव्स तक क्या पहुंचाते हैं, मिनरल्स, न्यूट्रिशंस पहुंचाते हैं। इवन द डेंसिटी ऑफ आइस, जो डेंसिटी होती है आइस की वो बहुत कम होती है लिक्विड वाटर से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसीक्वेंस होता है जो लाइफ साइकिल होती है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की। जो पॉन्ड्स होते हैं जब वो फ्रीज़ हो जाते हैं ऊपर से, ऊपर की लेयर जो होती है वो एक इंसुलेटर की तरीके से काम करती है, और जो नीचे का पानी होता है उसको किससे जमने से बचाती है। So most fundamental to all living organism is the fact that many physical and biological properties of cell macromolecules, particularly the protein and nucleic acid, derive from their interaction with water molecule of the surrounding medium। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये जो फिज़िकल और जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं सेल के मैक्रोमोलिक्यूल्स की, ये पर्टिकुलरली प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को डराइव करती है, उनका इंटरेक्शन जो होता है उसको डराइव करती है। द इन्फ्लुएंस ऑफ वाटर ऑन द कोर्स ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हैज़ बीन प्रोफाउंड एंड डिटर्मिनेटिव। ठीक है, तो अब ये हमको पता चल गया है कि वाटर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इवन जब बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ था उसमें भी पानी कितना ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था। So in life forms, if life forms have evolved elsewhere in the universe, तो अगर कहीं और किसी और यूनिवर्स में जो लाइफ है वो इवॉल्व हुई है, दे आर अनलाइक टू रिजेंबल दोज ऑफ अर्थ। तो वो अर्थ के जैसे हैं, उनकी तरीके से वो रिजेंबल नहीं कर सकती है तब तक, मतलब अगर या तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा वाटर जैसा कुछ पेंटीफुल लिक्विड है अवेलेबल है, तभी वो क्या करेगी, ह्यूमन की लाइफ की तरीके से क्या करेगी, अपना लाइफ मतलब एग्जिस्ट करेगी, अपना दिखेगी वैसा ही। अदर देन दैट, अगर उस यूनिवर्स में पानी नहीं है तो जैसी लाइफ अर्थ में है वैसी लाइफ वहाँ नहीं होगी, वहाँ कुछ अलग तरीके की लाइफ होगी मे बी। सो हियर वी हैव गिवन अ डायग्राम, हमें दिया है एक्वस एनवायरनमेंट का। इसमें सॉफ्ट कोरल्स, हमें स्पॉन्जेस दिख रहे हैं, ये जो हैं ये स्पॉन्जेस हैं ये, ठीक है, ये पॉरीफेरा में आते हैं, पॉरीफेरा जो ग्रुप होता है उसमें आते हैं ये। तो ये हमें शोन है इस डायग्राम में। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है पूरा, इस जो सीरीज़ है ये इसका लेंजर की बायोकेमिस्ट्री की, उसमें हमारा सेकंड चैप्टर भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया इस वीडियो के साथ। सो गाइस, इफ़ यू लाइक इट, share it with your friends and support it. Until then, we will meet you in the next very next video. Till then, keep revising. Thank you.